जय हिंद। आज मैं 2012 का एनुअल में बीएसईबी बिहार बोर्ड 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। आज मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मालूम होगा कि क्वेश्चन बैंक से ही यानी प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन को फिर उठाया जा रहा है परीक्षा में, और जो इसको पढ़ लेता है उसको लगभग में 50 में 50 बन जाता है। यह मैं भी कहता हूँ और आप किसी भी सर से पूछ सकते हैं। तो आइए, मैंने एक सीरीज चलाया हूँ 2011 से 2021 तक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगा। तो आप लोग इसमें भाग लीजिए और अच्छा से समझिए। और मैं बेसिक लेकर भी आऊँगा और प्रश्नावली चैप्टर वाइज भी कराऊँगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2012 का एनुअल का क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन है? तो माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर देखिए, माध्य बराबर होता है सभी प्रश्नों का योग, सभी प्रश्नों का योग बट्टा सभी प्रश्नों की संख्या। बोल रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो गया ना 5। 1 2 3 4 5। हाँ, अब देखिए सभी प्रश्नों की संख्या बोल रहा है कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 देते हैं बट्टे में। यदि प्राकृत संख्या बोले ना तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 से शुरू होगा। यदि सम संख्या बोले तो 2 से शुरू होगा। तो इसी तरह आप किसी भी बना सकते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आता ही है माध्य निकालने के लिए। तो इसके लिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, विषम संख्या आना चाहिए। तो आइए, 1 2 3 3 6 4 10, 10 बट्टे 5, इसका भाग देते हैं 5 दूने 10। तो इस आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात 1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बोले। देखिए, वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात यदि दिया रहे ना और उनकी त्रिज्या का अनुपात बोले, उससे पहले हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। इसका वर्गमूल कर देंगे और इसका वर्गमूल कर देंगे। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1। आसान तरीका ये हो गया। अब समझते हैं डिटेल में। देखिए डिटेल में क्या हुआ, तो बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 2 अनुपात 1 है ना, सॉरी 4 अनुपात 1 है। तो क्षेत्रफल होता क्या है, पाई स्क्वायर बट्टा पाई स्क्वायर। अनुपात होता है ना, 1 1 मानते 2 मानते हैं, तो 4 बट्टा 1 हो गया इसका अनुपात। पाई पाई काट लेते हैं। अब देखिए स्क्वायर यदि हटेगा इस साइड क्या होगा, रूट अंडर होगा। तो R1 बट्टे R2 बराबर रूट अंडर 4 बट्टे 1। तो 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो 2 अनुपात होगा ना 1, 2 अनुपात 1। देखिए मैं क्या बोला था शॉर्टकट तरीका में, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो 4 का वर्गमूल मतलब जो है उसका वर्गमूल कर दीजिएगा। 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। आंसर क्या हो गया, बी। और यदि त्रिज्या दिया रहे, इस तरह के पूछता है त्रिज्या का, त्रिज्या दिया रहता है और क्षेत्रफल का अनुपात बोलता है तो इसको वर्ग कर देते हैं। यदि ये त्रिज्या दिया रहेगा और बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात, इसको वर्ग कर लेंगे। 2 दूना 4, 1 से 1 गुना करते 1 ही होगा। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो कितना tan में √3 होता है। तो देखिए हम tan 60 का मान होता है √3, tan हट गया तो थीटा का मान कितना हो गया, 60 हो गया। देखिए यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। cos 60 + 1 और cos 60 - 1, इसका मान ही रख देते हैं। तो cos 60 का मान क्या होता है, इसका वीडियो मैंने बनाया हूँ थीटा याद करने के लिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं।
बहुत अच्छा से बताया हूँ, आपको आसानी से याद हो जाएगा। cos 60 प्लस 1 बट्टे cos 60 माइनस 1। तो cos 60 का मान कितना होता है? देखिए cos 60 का मान होता है, मैंने बताया था 60 में लंब होता है √3, आधार होता है 1 और कर्ण होता है 2। इसी तरह से आधार बटा कर्ण होता है तो आधार हो गया 1 बटा में 2 प्लस 1 हो गया, cos 60 का फिर 1 बटा 2 माइनस 1 हो गया। हल कर लेते हैं, लघुत्तम हो गया 1 प्लस 2 बट्टा लघुत्तम हो गया तो 1 माइनस 2 हो गया। तो देखिए 1 2 3 हो गया जोड़ करके और 2, फिर 1 में से 2 घटाएंगे तो हो गया -1 बट्टे 2, 2 कट गया, कितना हो गया 3 बट्टा -1, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 3 ही होगा, तो हो गया आंसर -3। देखते हैं इसका आंसर -3 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर इतना के मूल के 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, ये पूछता है हर एक परीक्षा में इस बार, क्योंकि अब तो हो गया है 50 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आप लोग अच्छा समझिए। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? c/a होता है। अब यहाँ आते हैं, बोल रहा है 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा, तो ये दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लघुत्तम कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा भाग देंगे, बीटा बचा, बीटा से 1 से गुना करें बीटा हो गया, भिन्न जोड़ कर लेते हैं, जिस तरह करते हैं भिन्न जोड़, बीटा बीटा से कट गया, अल्फा से 1 से गुना हो तो अल्फा हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? अभी देखिए -b/a, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? c/a, a से a तो कट गया नीचा से नीचा, तो यह -b/c सूत्र निकल गया। तो आप लोग ये सूत्र ही याद कर लीजिएगा, -b/c नहीं याद रहे तब इतना निकालिएगा। अब देखिए -b कितना है, यहाँ पर देखिए b है, a है 1, b है 1, c है, सब 1 1 है। देखिए दे देते हैं, 1 है b और c भी है 1, तो हो गया ना, आंसर कितना हो गया -1। हाँ देखिए -1 है आंसर में, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी हो गया। अब एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से इतना इतना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट है और भी है। आइए देखते हैं। गुणनफल दिया हुआ है, योगफल दिया है, तो योगफल दिया है 2, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 2। योगफल इसको कहते हैं, देखिए बोला है योगफल तथा गुणनफल, योगफल हो गया 2 और गुणनफल हो गया -15, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? -15। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, कितना होता है द्विघात बहुपद का सूत्र? द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2x हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना? -15, तो -15 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, तो इसको लिख लेते हैं, इतना हो गया आंसर, x² - 2x - 15। देखिए कहाँ आंसर है, x² - 2x - 15, ऑप्शन नंबर कितना हो गया? डी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी और केंद्र से C की दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए कितना आसान है।
देखिए एक वृत्त है और वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचा हुआ है। ऐसे देखिए क्यू से किसी वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचा गया है। क्यू से किसी वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई कितना है 24 cm है और केंद्र से क्यू की लंबाई कितना है 25 cm, ये 25 cm है। तो स्पर्श बिंदु पर समकोण बनता है। एक प्रमेय होता है कि स्पर्श बिंदु पर कितना बनता है समकोण बनता है। क्या बनता है समकोण। तो समकोण के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो त्रिज्या बोला है निकालने के लिए, तो लंब कैसे निकालते हैं लंब बराबर कर्ण स्क्वायर 25 का स्क्वायर घटे आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। तो 25 का कितना हो गया 625 और 24 का स्क्वायर 576 हो गया। घटा लेते हैं 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 11 में से 4 गया 7 गया 4 5 में से 5 कट्टू। अब देखिए 49 का कितना हो गया 7 हो गया। तो आंसर निकल के आया कितना 7। देखिए 7 है ना, हाँ 7 है। ये सब एक्यूरेट है, मैं गलती नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और कोचिंग बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ। पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, अब थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाया हूँ। आप लोग का सहयोग होगा तो ऑनलाइन पर भी टिका रहूँगा। आप लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो दूंगा और चैप्टर बाय चैप्टर लूँगा। तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि मेरा नाम ये है, नाम नहीं बता लाइएगा तो ये कीजिए कि कम से कम आप और वीडियो डालिए, कुछ कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है। यह पाद पूछ रहा है। तो यह पाद तो हर एक बार पूछता है, इस बार ही पूछा था और हर एक बार पूछता है, ये तो मैं तो गारंटी ही लेता हूँ। तो आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा, दिए देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए बेसिक समझिए, मैं बेसिक से ले आता हूँ, नहीं ऊपर ऊपर बता दूँ उसका डिटेल बताए नहीं समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बेसिक से समझाता हूँ, डिटेल से समझाता हूँ। देखिए ये एक्स अक्ष हो गया ना सर, यहाँ पर डैश होता है, ये वाई अक्ष हो गया पहले एक्स लिखते हैं, समझ लीजिए ये मालिक है ये नौकर है। तो मालिक है क्या नौकर है, तो आप किसको कुर्सी देंगे पहले मालिक को। तो हम पहले किसको बैठने के लिए देंगे एक्स को, इसके बाद वाई को। तो पहले एक्स आता है तो इसके बाद वाई आता है। ये सोया हुआ रहता है, ये नौकर पहरेदारी करता है, इसीलिए मालिक को ज़्यादा वैल्यू है। अब देखिए तो समझाने के लिए मैंने बताया, हमेशा एक्स पहले लिखाता है और घड़ी इधर जाता है, लेकिन ये घड़ी का उल्टा ही होता है, ये एंटी क्लॉक होता है। तो यहाँ पर 1 होगा 2 3 और 4, ये समझ लीजिए। और देखिए ये जो होता है ना, यहाँ 1 2 प्लस में होता है, 1 2 क्या होता है प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस में और दाएं ओर जाएगा तो माइनस में और नीचे जाएगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स और वाई, तो पहले एक्स को लिखेंगे कि वाई को। इसमें देखिए प्रथम पाद में देखते हैं, इसे प्रथम पाद कहते हैं, द्वितीय पाद कहते हैं, तृतीय पाद कहते हैं और चतुर्थ पाद। इसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस प्लस, समझ गए ना। यहाँ पर देखिए अपन एक्स लिखते हैं तो एक्स क्या है माइनस में है और वाई प्लस में है, तो माइनस प्लस। और यहाँ पर दोनों माइनस में है, तो दोनों क्या हो गया एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। और यहाँ पर एक्स देखिए प्लस में है एक्स वाला और वाई वाला क्या है माइनस में है। यदि दोनों में प्लस प्लस रहे तो प्रथम पाद में होगा, पहले माइनस तो द्वितीय, अब बाद में माइनस तो तृतीय। याद रखिएगा पहले 2 आता है कि 4, तो पहले 2, तो पहले माइनस तो द्वितीय, अब बाद में माइनस तो तृतीय। अब दोनों में माइनस तो तृतीय, सॉरी ये चतुर्थ होगा, हाँ तृतीय कहा गया। और ये दोनों में माइनस रहे तो तृतीय, बाद में माइनस तो चतुर्थ, पहले माइनस तो द्वितीय, दोनों में तो तृतीय और दोनों में प्लस तो प्रथम हो गया। ये आप देख लीजिए, आप बोलिए आप लोग कि यह किस में है। -4 3, तो पहले माइनस तो द्वितीय क्या में होगा
द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। आप लोग को कितना सर सीधे बता देगा द्वितीय, ये डिटेल बताता है नहीं। अब आप लोग समझते हैं कि थोड़ा समय में देख लेते हैं वीडियो। अब ये वीडियो लंबा होता है लेकिन डिटेल से मैं पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए आप ये लंबा वीडियो से नहीं चलिएगा, इस डिटेल से मैं पढ़ाता हूँ, देख कर ही रहिएगा। तो आइए नमा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कितना बार पूछा है? तीन बार मैंने बनाया इस क्वेश्चन में, मतलब इस 11 का सप्लीमेंट्री बनाया हूँ, एनुअल बनाया हूँ, अब 2012 का बना रहा हूँ एनुअल का, फिर सप्लीमेंट्री का बनाऊंगा, फिर 13 में चलूँगा। तो ये जिसका रूट रहता है, अब वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय हो गया, ये परिमेय है। रूट दो काट देते हैं, 2 हो गया ना, तो क्या हो गया? ये परिमेय हो गया। समझ गए ना? इसका आंसर होगा बी। चलिए, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अब यहाँ पर आया बहुपद नहीं है, ये भी क्वेश्चन आता है हर एक बार, ये तो आता ही है, मतलब सब आता है। एक क्वेश्चन सब में से रहता है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद का कम से कम घात कितना होता है? 1 होता है। कम से कम घात कितना होता है? 1। यदि 1 से घात कम रहे ना, तो समझिए कि बहुपद नहीं है। तो देखिए, तो इसका घात तो है 2 है, 1 से कम तो नहीं है। इसका देखिए, इसका भी 1 से कम नहीं है, इसका भी 1 से घात कम नहीं है। हाँ, इसका 1 से घात कम है, क्योंकि वह क्या है? 1/x है। 1/x को यदि ऊपर ले जाना तो x पर कितना है? माइनस, ये माइनस में आ गया, तो यह बहुपद नहीं लग रहा है। तो इसका सी हो गया आंसर, तो बहुपद नहीं है। 3 हो गया। अब चलते हैं, पहले ना ये ब्लैंक वाला क्वेश्चन पूछता था, खाली जगह वाला। अब इस तरह का नहीं पूछा, लेकिन इसी को ऑब्जेक्टिव में बना कर पूछ देता है, इसीलिए मैं ये भी लेकर चलता हूँ, क्योंकि आप लोग यदि पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। तो पढ़ लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी इससे भी क्वेश्चन बनता है, आता है। तो देखिए, ये कितना है? 1 - sin स्क्वायर ए बटा 1 - cos स्क्वायर ए। तो 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर ए। 1 - cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। फार्मूला याद कीजिएगा, फार्मूला वीडियो बनाया हूँ। तो cos बटा sin क्या होता है? tan स्क्वायर, tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए का फिर रूट अंडर क्या, तो स्क्वायर हट जाएगा, कितना होगा? tan ए। आंसर हो जाएगा tan ए। समझ है? और यहाँ देखते हैं, cos 48 माइनस sin 42, ये कल भी बतलाए थे कि cos 48 माइनस sin 42, यदि 1 को हम बदल लेते हैं, तो देखिए 1 को बदल लेते हैं, cos 48 माइनस sin 42, तो cos 48 sin, अच्छा 90 में से कितना घटाएंगे तो 42 होगा? 48 को, तो cos 48 और sin का क्या होता है? cos 48, cos 48 में से cos 48 चला गया, कितना हो गया? 0 हो गया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सही शब्द अंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यदि त्रिभुज जो कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 16:9 है, तो उनकी भुजा का अनुपात, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसे भी आप लोग समझिए। देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात पूछे, तो वर्गमूल कर दीजिएगा। 16 अनुपात दिया है ना क्षेत्रफल का अनुपात, और भुजा का अनुपात पूछे ना, भुजा का अनुपात, तो कितना होगा? वर्गमूल कर दीजिए। 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। यदि भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो वर्ग कीजिएगा। ऐसा समझ नहीं, क्षेत्रफल बड़ा होता है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, भुजा पूछे तो वर्गमूल, भुजा रहे क्षेत्रफल का अनुपात तो अरे वर्ग कीजिएगा। अब देखिए, सही क्वेश्चन है 15 नंबर। सही शब्द अंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वही, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, उस बिंदु को क्या कहलाता है? y अक्ष से दूरी अक्ष कहलाता है, अक्ष से दूरी y कहलाता है। आप शुरू से समझिएगा, ये सब मैंने बता दिया था डिटेल में। तो अब y अक्ष से दूरी क्यों क्या कहते हैं? y अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। यहाँ भुज कहलाएगा, क्या कहलाएगा? भुज। सही शब्द अंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बिंदु 15, 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी बोलेगा निकालने के लिए, तो मूल बिंदु से दूरी ये होता है √x² प्लस y²। तो x कितना है? मूल बिंदु से दूरी कौन है?
15 और 8 है तो कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 15 का होगा 225 8 का 64। अब देखिए जोड़ लेते हैं। देखिए 4 और 5 9 हो गया और 2 अच्छा कितना हो गया 8 हो गया और 2 तो इसका वर्गमूल निकल जाता है आपको 17। कितना हो गया 17। तो इसका आंसर हो गया 17 मात्रक। ये है समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद। 10वां पद बोले ना तो शॉर्टकट में क्या करें 10वां पद a प्लस 9d। यदि 12वां पद बोले तो a प्लस 11d। यदि 13वां पद बोले तो a प्लस 12d। समझ गए। अब देखते हैं 10वां पद। 10वां पद क्या हो गया 10वां पद बराबर a प्लस 9d। एक घटाकर a कितना है देखिए a 2 है यहाँ पर देखिए यहाँ पर और d कितना हो गया 7 में से 2 घटा लेंगे a2 माइनस a1 होता है d तो 7 में से 2 घटा कितना 5 तो 9 गुने 5 कितना हो गया 2 प्लस 9 5 45 कितना हो गया 47 आंसर हो गया। समझ गए। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर है 17। दोस्तों अब थोड़ा ही रह गया आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा आप देख ही लीजिए सब क्वेश्चन। सही शब्द यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज क्या होगा। यह त्रिभुज होगा आपको समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज। यदि एक त्रिभुज के एक कोण समद्विबाहक हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समझ गए। देखिए आप चीज समझिए एक त्रिभुज है ये क्वेश्चन समझिए एक त्रिभुज है इसका समद्विभाजक रेखा जो है सो माध्यिका पर है। माध्यिका मतलब माध्यिका तो बीच में है तो ये क्या हो जाएगा समद्विबाहु हो जाएगा। ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समझे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही शब्द अंग हाँ एक पाई एक क्या होता है पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। मैं कितना दिन बताया हूँ पाई क्या होता है अपरिमेय होता है अपरिमेय होता है। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे दो युग्म समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो उसे क्या कहते हैं। यदि एक भी बिंदु उभयनिष्ठ हो समांतर हो तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा तो उसे विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं विरोधी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग यदि देखते हैं तो आप लोग से पैसा तो नहीं लेते हैं लेकिन आप लोग से मैं एक चीज़ लूँगा ज़रूर। यह है आप सिर्फ एक लाइक कर दीजिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए प्लीज़ जिससे कि मेरा वीडियो का थोड़ा लोगों तक पहुंचेगा और मैं भी मोटिवेट होऊंगा वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद। अब अगला वीडियो में देखते हैं।